स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चितन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 के अंतर्गत हिंदी के गद्य खंड से ये आपका चौथा चैप्टर है जो भारतीय संस्कृति पर एक निबंध है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है और एक्चुअली में ये निबंध ना होकर एक भाषण है। भाषण का कुछ अंश है जिसमें भारतीय संस्कृति के विषय में बताया गया है कि भारत एक विशाल देश है जो अपने आप में बहुत सारी विविधताओं को समेटे हुए है। रंग, जाति और लोक संस्कृति तमाम तरीके की, फिर भी भारत एक विशाल देश होते हुए भी एक एकता में बंधा हुआ है, एक सूत्रता में बंधा हुआ है। तो चलिए इस पर देखते हैं कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृति की अपने शब्दों में व्याख्या की है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय से। हालांकि इसके पहले हम और भी अध्याय दे चुके हैं जो कक्षा 10 के हिंदी गद्य के अंतर्गत हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में, विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। अब लेखक बात कर रहा है और लेखक ये इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि यदि कोई विदेशी भारत में भ्रमण करने के लिए आए और भारत के से बिल्कुल वो अनजान हो, अपरिचित हो, भारत के बारे में कुछ भी ना जानता हो, तो चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और अगर वह एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे, भारत में देखे, भारत में यात्रा करे, तो भारत में उसको इतनी सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी तो अनायास ही आश्चर्यचकित होकर ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि ये कोई देश नहीं है बल्कि कई देशों का एक समूह है। क्योंकि भारत की तुलना में अगर देखा जाए तो कई बहुत सारे ऐसे देशों को जोड़कर एक भारत जितना क्षेत्रफल का एक देश बनेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपरिचित भारत में आता है और भारत की यात्रा करके वो देखता है तो वो यही पाएगा कि भारत कई देशों का एक समूह है। उसकी भारत की संस्कृति और विभिन्नताओं को देखकर ऐसा उसे जानने में आएगा और वो ये भी उसके बारे में मत रखेगा, यही भी बात कहेगा कि ये एक दूसरे से बहुत बातों में, जो भारत है वो भारत की जो अलग अलग छोर हैं वे एक दूसरे से कई विशेष बातों में भिन्न हैं और अपने आप में अनोखी और अद्भुत संस्कृति भारत लिए हुए है। आगे देखें, प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी। अब प्राकृतिक विभिन्नताएं कई प्रकार की और गहरी का अर्थ है यह है कि भारत एक विशाल देश होने के कारण भारत में बहुत सारी प्राकृतिक विषमताएं हैं। कहीं पठारी क्षेत्र है तो कहीं मैदानी है, कहीं जंगली क्षेत्र है तो कहीं पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस तरीके से भारत बहुत सारी विभिन्नताओं को, जो प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं, वो है अपने आप में समेटे हुए हैं, जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती है। यानी भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं जिसको देखकर हम यह भी कह सकते हैं कि भारत एक महाद्वीप के आकार का है। यानी इतनी सारी विभिन्नताएं और इतना सारा प्राकृतिक विषमता ये भारत जैसे विशाल देश में ही हो सकता है। भारत की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों, प्लावित माने ढके हुए या भरे हुए समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। अब यहाँ लेखक ने ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया है जो यात्रा करने आया है
या वो ये बताते हैं कोई व्यक्ति अगर भारत में यात्रा करने आए तो उसको क्या क्या मिलेगा। उसको हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ मिलेंगी एक छोर पर तो, और जैसे वो दक्षिण की ओर बढ़ेगा तो उसको गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित माने जलमग्न समतलों को उसको वो देखेगा। फिर उसको विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की पहाड़ी श्रेणियां उसको मिलेंगी और कई रंग बिरंगे समतल यानी मैदान मिलेंगे उसको। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाने की यात्रा करें या कोई व्यक्ति करता है तो उसको बहुत सारी तब भी विविधताएं देखने को ही मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती। अब हिमालय भारत में एक ऐसा देश है जहां वर्ष भर ठंड पड़ती है और बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि हमेशा वहां बर्फ ही छाई रहती है, जिससे मनुष्य कभी भी गर्म कपड़ों से निजात या मुक्ति नहीं पा सकता। और समतल प्रांतों की जलती हुई लू, अब इसकी अपेक्षा जो समतल प्रांत हैं जहां पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, जहां हिमालय का क्षेत्र नहीं है, बर्फ नहीं है, कि जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें ना कभी सर्दी होती है ना गर्मी देखने को मिलेगी। तो यहां तुलनात्मक रूप से लेखक बताता है कि हिमालय में एक जगह जहां बहुत हमेशा ही ठंड पड़ती है, कभी भी गर्म कपड़ों से हमें छुटकारा नहीं मिलता, और वहीं अगर बात की जाए तो समतल मैदानों में जलती हुई लू यानी गर्मियों बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, और कन्याकुमारी का सुखद मौसम। इस प्रकार से लेखक बताता है कि भारत में बहुत सारी विविधता है, जिसमें ना कभी ऐसा मौसम कन्याकुमारी का है कि जिसमें ना कभी सर्दी होती ना गर्मी, ये सम मौसम रहता है। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच की वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। यानी भारत की विविधता की लेखक बात करते हुए कहता है कि असम की पहाड़ियों में तो वर्ष भर बारिश होती है और 300 इंच तक, लेकिन जैसलमेर जैसे राजस्थान में जो है उसमें इतनी गर्मी पड़ती है कि जमीन भी तपती है। तप्त भूमि माने तपती हुई जमीन, और जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। ये भारत की विविधता है, इसको हम प्राकृतिक विविधता कहेंगे। तो अगर मैं इसका व्याख्यायित करके इसको बोलूं तो मैं कहूंगा कि लेखक यहाँ भारत की विविधता, विशेषकर प्राकृतिक विषमता या विभिन्नता के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। अब आगे देखें, कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, यानी भारत में सभी प्रकार के अन्न की उपज होती है। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा न किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो भारत हर प्रकार के अन्नों की उपज प्रदान करता है, भारत हर प्रकार के फलों को हमें प्रदान करता है, भारत में हर प्रकार के खनिज पदार्थ भूगर्भ में भारत में पाए जाते हैं। भूगर्भ माने जमीन के अंदर, और ऐसा कोई वृक्ष नहीं, कोई जानवर नहीं जो भारत में ना हो और भारत के जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। अब बात करते हैं लेखक अब प्राकृतिक विषमता के अंतर्गत मनुष्य के जो चित्त, स्वभाव, उसके रहन सहन में जो अंतर आता है, उसके खान पान में जो अंतर आता है, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर जो प्रकृति की विषमता का जो प्रभाव पड़ता है, लेखक उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है। और ये बता रहा है कि जो ये विभिन्न विषमताएं पाई जाती हैं प्राकृतिक रूप से, कहीं पठारी मैदान है, कहीं हिमालय का क्षेत्र है, कहीं कन्याकुमारी जैसी समतल सम मौसम वाली जगह हैं जहाँ ना अधिक गर्मी ना सर्दी होती है। तो ऐसी जो ये अलग अलग प्रकार की आब हवा है, यानी मौसम है, पर्यावरण है, उसका मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर, मन सब पर प्रभाव पड़ता है। और इसका लेखक कह रहा है जो जीता जागता सबूत है इन प्रांतों और इन हिस्सों में भारत के रहने वाले जो लोग हैं वो इसका सबूत है। यानी उस विशेष किसी
व्यक्तिगत जगह पर व्यक्तिगत जो पर्यावरण होता है, जो परिस्थिति होती है, उसका असर अवश्य होता है। वो वहाँ के पर्यावरण का असर व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी। अब लेखक बात यहाँ करते हैं कि जो प्राकृतिक विभिन्नता है उसके साथ साथ बोली भी बदलती, भाषा भी मनुष्य की बदलती। अब भाषा और बोली में थोड़ा सा अंतर है। भाषा एक बहुत बड़े भूभाग की बोली होती है, लेकिन उसी भूभाग के अगर बहुत सारे हिस्से कर दिए जाएं तो थोड़ी थोड़ी जगह पर व्यक्ति की जो बोली, जो आम बोलचाल की भाषा होती है, थोड़ा थोड़ा रेफरेंस हो जाता है, यानी उन भाषाओं के अपभ्रंश आ जाते हैं। तो इसी मध्य को लेकर एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी। जब हम एक कोस पर चलते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है, और उसी हिसाब से और 4 कोस चलने पर वाणी बदल जाती है, यानी बोली बदल जाती है। अब बात करते हैं आगे। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। अब लेखक कहता है भारत एक विषमताओं का देश है, एक विभिन्नताओं का देश है, एक ऐसा देश है जहां भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और इतनी संख्या में हैं जो सारी दुनिया के सभी देशों में जो अन्य धर्म हैं, उन सभी धर्मों के लोग भी भारत में रहते हैं। उनकी भी संख्या, थोड़ी बहुत संख्या में भारत में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती नहीं की जा सकती, उसी तरह यहाँ के भिन्न भिन्न जो धर्मों के संप्रदाय हैं उनकी भी गिनती आसान नहीं, यानी बहुत सारे संप्रदायों के लोग भारत में रहते हैं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर कोई अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, तो यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऊपर से भारत को देखे तो वो उसको अलग अनुभव करेगा, जो गहराई से देखेगा, जांचेगा, परखेगा, वो अलग अनुभव करेगा, और लेकिन जो ऊपर से देखेगा उसको विभिन्नता ही मिलेगी। और वस्तुतः भारत एक एकीकृत राज्य है, राष्ट्र है। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्न रंग की सुंदर मणियों और अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है। और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। अब लेखक भारत की यहाँ एक महानता और एकता के बारे में बताता है, और लेखक ये कहता है कि अगर विचार करके देखा जाए, अगर इन्हीं विभिन्नताओं की तह माने अंदर जाके देखा जाए, तो हम यह पाएंगे कि भारत में समता, सर्वत्र एक समानता और एकता फैली हुई है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई माला होता है, माला में विभिन्न प्रकार के मोती और मणि रत्न वगैरह लगे होते हैं जो अपनी अपनी विशेषता धारण करते हैं, और भी सभी मिलकर एक सूत्र में पिरोए जाने पर एक हार बनाते हैं, और उस हार की फिर जो शोभा होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो विभिन्नता है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, राज्यों की विभिन्नता है, प्रांतों की विभिन्नता है, बोलियों की विभिन्नता है, ये सारी विभिन्नता अपनी अपनी विशेष चमक लेकर
भारत रूपी जो राष्ट्र है उसको एक विशेष चमक प्रदान करती है। यानी अपने अलग अलग गुणों से सामूहिक रूप से सब मिलके एक होके भारत को एक सूत्र में पिरोकर और भारत को एक विशेष सौंदर्य ठीक उसी प्रकार प्रदान करते हैं जिसमें प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता है। और जैसे सबको इकट्ठा मिला देते हैं तो क्या होता है, सभी की सुंदरता से एक विशेष शोभा उत्पन्न होती है। वैसे ही भारत भी विभिन्नता से मिलकर ही एकता में समेटा हुआ है। जैसे दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं भी सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। अर्थात अलग अलग जैसे मोती और अलग अलग हम रत्नों की एक माला बनाए तो प्रत्येक रत्न के अपने एक विशेष गुण, अपना एक सौंदर्य, तो अपने सौंदर्य से स्वयं तो सुशोभित है और दूसरे के साथ मिलके एक सामूहिक सौंदर्य का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से भारत की भी यहाँ विशेषता है। तो लेखक ने इसी विशेषता को हमें बताया है। आगे देखें, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। अब लेखक कह रहा है जो मैं ये बात कह रहा हूं वह बात एक काव्यात्मक बात नहीं है कि कोई मैंने गीत में कह दिया या कोई पद कह दिया काव्य का। ये मेरी भावना नहीं है, ये एक सत्य है। ऐसा भारत में है, मौजूदा रूप में है, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। यानी जो ये जो सत्य है विविधता में एकता का सत्य, ये ठीक उसी प्रकार से स्थित है भारत में जैसे अलग अलग जल प्रपात और प्रवाह इकट्ठे होकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में का रूप धारण कर लेते हैं, यानी समुद्र में समाहित हो जाए। ठीक उसी प्रकार से भारत की ये सारी विविधताएं मिलकर एक भारतवर्ष का निर्माण करती हैं, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं, हम कह सकते हैं। और इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और ही अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। अब लेखक यहाँ बात कर रहा है कि जिस प्रकार से अलग अलग जल स्रोत होते हैं, कोई पहाड़ों से आया, कोई नदियों से आया, और सब मिलके एक जगह एक समुद्र में समाहित हो जाते हैं, वैसे ही भारत में जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग बोलियां हैं, भाषा, सब मिलके एक भारत का निर्माण करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये सारी जल धाराएं अलग अलग तो बहती हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती हैं, पर सब में एक ही जल जो शुद्ध है, सुंदर है, स्वस्थ है और शीतल वो बह रहा है, और जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। यानी जहाँ जब चला था तब हालांकि अलग था, लेकिन जैसे ही सब मिलते हैं, सब नदियाँ, सरोवर, सबका जब जल समुद्र में मिलता है तो फिर एक ही रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार भारतीय संस्कृति की विविधता में भी एकता ही समाहित है। आगे देखते हैं। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि हम इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे। कि लेखक कह रहा है कि हम चाहते हैं ऐसा कि जो ये निर्मल, शीतल, स्वस्थ अमृत की जो तलाश है हम ये जो एकता की तलाश कर रहे हैं, जो शुद्ध है, निर्मल, शीतल है, वो सदा जैसे नदियों में समस्त नदियों का जल मिलके एक समुद्र में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी ये भाव दृढ़ हो जाए। ये हमारी इच्छा है, ऐसी अभिलाषा है, और हमारा ये प्रयास भी है कि वह इन अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उसको वह अमर तत्व देता रहे, यानी अमर बनाता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम किए हुए है।
यानी जमाने के हजारों थपेड़ों, यानी बहुत सारे जमाने में परिवर्तन आए संसार में, फिर भी एक ही अस्तित्व को कायम करे, यानी एक ही पहचान अपनी बनाए हुए है और रहेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कि इकबाल ने कहा है कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कि भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए भिन्न भिन्न संस्कृतियों के, और भारत बहुत वर्षों तक भारत ने गुलामी झेली, लेकिन फिर भी इकबाल कहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद ही हमारा नामो निशान, यानी हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व आज भी कायम है। कि कुछ तो हम में बात है कि हमारी हस्ती यानी हमारा अस्तित्व मिट नहीं रहा, कोई मिटा नहीं सका, कि जबकि सदियों से दुश्मन हमारे बने रहे लोग, कि विभिन्न आक्रमण हम पर हुए। आगे देखते हैं, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। कभी कभी मूर्त होकर, मूर्त माने मूर्तिमान होकर, साकार रूप लेकर होकर हमारे सामने आता रहा है। यानी जो एकता की बात है वो एक आध्यात्मिक स्रोत है हमारा, जो अनंत काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता है। यानी जो एकता का भाव है वो भारत में हमेशा रहा है, वही बार बार मूर्त रूप लेकर सामने आता रहा। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है। अब लेखक बात करता है कि जो मूर्त रूप है, जो जीवंत रूप है, वो भारत में अहिंसा का रूप है, कि भारत एक अहिंसावादी देश रहा। और आगे देखते हैं थोड़ा, यह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। कि अब अगर बात की जाए अहिंसा की, तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं कि जो हमारा गुणधर्म की अगर बात की जाए तो हमारे देश में अहिंसा हमारा मूल धर्म है, और हमने कभी दूसरों पर बलपूर्वक अधिकार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि लोगों ने हम पर अधिकार करने की कोशिश की, बलपूर्वक आक्रमण किए, लेकिन फिर भी हम अहिंसा के बल पर हम हमेशा जीवित रहे, चलते फिरते रहे, हंसते खेलते रहे। और इसी अहिंसा के रूप में जैसे महात्मा गांधी की बात करें तो वे भी अहिंसावादी थे, जिन्होंने अहिंसा के ही बल पर भारत को स्वतंत्र कराया। और भी बहुत सारे महापुरुषों के उदाहरण हैं जो अहिंसा के जीते जागती मूर्ति रहे। और ये जो अहिंसा रूपी जो तत्व है, इसने ही हमारी सूखी हड्डियों में मज्जा, जो शरीर का एक तत्व कहलाता है, मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में प्राण फूके हैं और मुरझाए दिलों को फिर से खिला दिया। यानी हम उस अमृत रूपी जो सत्य है और जो अहिंसा है, वो हमारे हृदय में हमेशा बनी रही, व्याप्त रही। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके। अब प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जिसमें व्यक्ति सबको समान अधिकार, समान कानून, सबको एक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है समान रूप से। ऐसे हम देश में जी रहे जो प्रजातंत्र पर आधारित है। और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी है हमें। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है, व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। यानी व्यक्ति और समाज में अगर देखा जाए वैचारिक विरोध हो सकता है, व्यक्ति विशेष की विचार अलग हो सकते हैं, समाज विशेष की पद्धति अलग हो सकती है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, यदि एक की उन्नति और विकास दूसरी की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है।
और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उस सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। अगर एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक है तो फिर संघर्ष की भावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सभी में अहिंसा का एक भाव दृढ़ हो। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर आधारित है। भारतीय संस्कृति का आधार ही अहिंसा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अब भारत के प्राण तत्व की अगर बात की जाए तो भारतीय संस्कृति अहिंसा पर आधारित है। और जब भी कोई नैतिक सिद्धांत की बात हुई तो उन सभी सिद्धांतों में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है। अहिंसा का अर्थ है, दूसरा अर्थ अगर कहा जाए तो त्याग है, और हिंसा का दूसरा अर्थ जो है वो स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में सामने आता है। और स्वार्थ का मतलब है भोग। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कुछ ऐसी रही है जिसने जो भोग है वो त्याग से निकल के आया भोग, और भोग भी त्याग में ही पाया है। यानी यहां थोड़ा कहने का अर्थ समझे कि जब हम कोई अगर वस्तु हमारे पास है और किसी दूसरे को आवश्यकता है तो भारतीय संस्कृति में ये गुण रहा है कि हम वो वस्तु हमेशा दान करते रहे हैं, और जिसको हमने वो दान दिया उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता ढूंढ ली, अर्थात हमने त्याग में ही अपना भोग ढूंढ लिया। इसलिए श्रुति कहती है, इसमें श्रुति माने कथन, कथन समझे। श्रुति का मतलब होता है जो सुनकर लिखी गई हो। और तीन त्यक्तेन भुंजी था, यानी त्याग से भोग प्राप्त करो। इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। अगर ये भावना हो अगर हमारे पास कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, यानी त्याग से भोग प्राप्त करो, अगर यह भावना हो तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच का जो विरोध है वह समाप्त हो जाएगा, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध समाप्त हो जाएगा, समाज समाज के बीच का और देश देश के बीच का विरोध समाप्त हो जाएगा। इससे हम मिटा सकते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। अब भारतीयों की समस्त जो नैतिक चेतना है, यानी होश जो है, चेतना माने होश, वो इसी तत्व से ओतप्रोत है। यानी हम में त्याग की एक भावना है, अहिंसा की भावना है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वेच्छापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। यानी विभिन्न धर्मों की जो विचारधाराएं हैं जो भारत में हैं, वो अपनी अपनी जगह अलग अलग बह रही। हमने सभी के सार तत्व को ग्रहण किया, अहिंसा के रूप में, त्याग के रूप में। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया, माने निकलने दिया। ये भारतीय संस्कृति की उदारता रही। भारतीय संस्कृति का एक त्याग की भावना रही कि भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदाय यानी ग्रुप को स्वतंत्रता पूर्वक भारत में पनपने दिया गया और भिन्न भिन्न भाषाओं को भी विकसित होने दिया गया, प्रस्फुटित होने दिया गया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। और हम में इतनी उदारता रही, इतनी त्याग की भावना रही कि जो अलग अलग देशों से लोग भी आए वे भी भारत में बस गए अभिन्न भाव से। यानी उनको हमने अपना ही मान लिया, अभिन्न, उनमें कोई भेद नहीं देखा। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया, अलग अलग देशों की संस्कृतियों को मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया और स्वयं को भी उनमें मिला दिया। और देश विदेश में एक सूत्र तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। और जो हमारी एकता स्थापित करने का जो सूत्र है, जो तरीका है, वो कोई तलवार वाला तरीका नहीं है कि हम किसी को बलपूर्वक अपने अधिकार में करें। हम प्रेम और सौहार्द से हमने वो एकता स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता। और इसी वजह से प्रभुत्व यानी स्वामित्व, मालकियत, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। यानी अगर हम मालकियत की बात की जाए तो अगर हम मालिक हैं तो अपने हम चरित्र के मालिक हैं, चेतना के मालिक हैं, हम सौहार्द के मालिक हैं, प्रेम के मालिक हैं।
जो आज भी हम में कायम है, यानी त्याग की भावना, प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना, ये हमें आज भी कायम है। और जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, हालांकि अब कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण मनुष्य बहुत हद तक बहुत कुछ भूलता जा रहा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उसका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। अब लेखक कह रहा है कि जो वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास में जो परिणाम सामने निकल कर आए, अब उनका परिणाम कहने का अर्थ इधर ये है कि जो वैज्ञानिक और औद्योगिक जो खोजें हुई, जो विकास हुआ और जो खोजें हुई, जो तकनीकी उत्पन्न हुई, उनको कैसे हमें प्रयोग करना है, इस पर दो बातें ध्यान में रखना है हमें। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं से पढ़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। पहली बात तो ये कि बहुत सारी प्रकृति जन्य यानी प्रकृति से उत्पन्न और मानवकृत, मानव द्वारा की हुई जो विपदाएं हम पर पड़ी, उससे हमारी कोई सृजनात्मक शक्ति कमजोर नहीं हुई। माने अब भी हम में क्रिएट करने की पावर है, शक्ति है, कोई चीज हम रचना कर सकते हैं। हमारे देश में साम्राज्य बने मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, अलग अलग संप्रदाय आए भारत में, वे उठे, उत्थान यानी विकसित हुए और पतन, गिर भी गए। हम विदेशियों से आक्रांत माने दुखी, यानी हम पर आक्रमण हुआ और पद दलित हुए, हमें गिराया गया, हमें अपनी स्थिति से हटा दिया गया। हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे। यानी भारत की जो जिजीविषा है, जो जीने की इच्छा है, वह हमेशा कायम रही। इतनी सारे आक्रमणों के बावजूद भी, इतनी सारी विषमताओं के बावजूद भी, विभिन्न संप्रदाय भारत में आए, रचे बसे और कई साम्राज्य बने, फिर मिट गए, लेकिन फिर भी जो भारत के जीने की इच्छा है वो कभी भी नष्ट नहीं हुई और फिर भी हम लोग बने रहे। हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन और सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में यानी मुसीबतों में भी अपने ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। यानी इतनी सारी मुसीबतें होने के बावजूद भी, विदेशी आक्रमण होने के बावजूद भी, भारत फिर भी महान कर्मयोगी और मनीषी यानी विद्वानों को उत्पन्न करता रहा, जो भारत के इतिहास में, संसार के इतिहास में उच्च आसन के अधिकारी होते। यानी अगर उनको स्थान दिया जाता तो वे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते पूरे विश्व में। ऐसा भारत में क्षमता है कि भारत ने मुसीबतों पर भी भारत ने बहुत सारे महापुरुषों को उत्पन्न किया। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ यानी कर्म में लगे हुए, धर्म में निष्ठा रखने वाले क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी को, मनीषी माने विद्वान कवि को, रविन्द्रनाथ टैगोर, और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। यानी ये बहुत सारे महापुरुष, गांधी जैसे और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि, महर्षि अरविंद और महर्षि रमण महर्षि जैसे महायोगी उत्पन्न हुए भारत में। और उन्हीं दिनों में हमने अनेक उद्भट विद्वान यानी प्रकांड विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए, जब भारत इतनी सारी मुसीबतें झेल रहा था, जिनका सिक्का संसार मानता है, यानी जिनका महत्व, जिनकी प्रचंडता, जिनके ज्ञान का लोहा पूरा विश्व मानता है, और जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। अब लेखक भारत की जिजीविषा की बात कर रहा है, भारत की इच्छा शक्ति, भारत की टिके रहने की शक्ति की बात कर रहा है। बता रहा है, लेखक कह रहा है कि जब बहुत सारी इतनी समस्याओं के बावजूद भी भारत टिका रहा, ऐसी स्थितियों में तो बहुत सारी विश्व की जातियां मिट गईं, सभ्यताएं मिट गईं, फिर भी हम जीवित रहे
और जीवित ही नहीं रहे, वरन माने बल्कि अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को भी बनाए रखा हमने, यानी अपनी आध्यात्मिक विरासत को भी जीवित रखा, अपने गौरव को भी बनाए, यानी भारत का गौरव कभी खंडित नहीं हुआ। उसका यही कारण है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी ऊंची, आकाश से भी अधिक व्यापक है। अब लेखक कह रहा है ऐसा इसलिए है कि हम आध्यात्मिक इसलिए रहे कि भारत में बहुत बड़े बड़े महर्षि, योगी, यति जो हिमालयस्थ रहे, जिन्होंने भारत के कल्याण के लिए बहुत सारी तपस्या की, आज उन्हीं के बल पर, उन्हीं योगियों, उन्हीं कर्मनिष्ठ विद्वानों, मनीषियों के बल पर, उन्हीं संतों के बल पर भारत अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को सुरक्षित रख सका और हिमालय उसका रक्षक रहा। यानी हिमालय, अगर मैं कहूं तो हिमालय अपने आप में भारत का एक प्रहरी है जिसमें भारत के बहुत सारे योगियों का निवास आज भी है। तो आगे देखें तो भारत की जो इच्छा शक्ति है, सामूहिक चेतना है, जो वो पहाड़ों से भी मजबूत और समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है, फैली है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। जो संस्कृति है और जो सामूहिक चेतना, यहां सामूहिक चेतना का अर्थ है सामूहिक होश, कि हमारी स्थिति क्या है, सामूहिक स्थिति, सामूहिक विचार। जो हमारी संस्कृति वही तो हमारा प्राण है। इसी चेतना के सूत्र से हमारे नगर ग्राम, हमारे प्रदेश संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई। यानी ये जो चेतना है वो चेतना कोई अन्य चीज नहीं है, वो संस्कृति ही है, जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, जहां उन सब में एकता है। यानी विभिन्नताएं होती हुई भी यह जो सामूहिक चेतना है वह सामूहिक चेतना हम सबको एकता में बांधे हुए है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया। और बापू ने भी, यानी महात्मा गांधी ने भी, कि जनसाधारण को बड़े बड़े बुद्धिजीवियों यानी विद्वानों के नेतृत्व में एक सूत्र में पिरोकर इसी संस्कृति के आधार पर उनको क्रांति करने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता के संग्राम में आम जन को जोड़ा, संग्रहित करके, केवल संस्कृति के आधार पर। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित रहा है। अब अहिंसा, सेवा और त्याग ये भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं। अहिंसा यानी दूसरे को चोट न पहुंचाना, सेवा और त्याग, इसी से जनसाधारण का हृदय गांधी जी ने जीता और सबको क्रांति के लिए आंदोलित किया, क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है, प्राचीन समय से ही भारत एक आध्यात्मिक गुरु रहा है। भारत में जो संत, महात्मा, योगी, यति रहे, उन्होंने सदा ही अपने सूत्रों में, अपने प्रवचनों में, वेद पुराणों में के माध्यम से भारत को सत्य, अहिंसा, त्याग, सेवा की ही शिक्षा दी। तो ये भारत के रक्त में सम्मिलित है, जो संस्कृति रूपी रक्त है उसमें सम्मिलित है, मौजूद है। तो इसलिए भारत जो अहिंसा, सेवा और त्याग है, ये भारत का प्राण तत्व है। भारत की जनसाधारण के हृदय में उसकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी। अब महात्मा गांधी ने इन्हीं तत्वों का सहारा लेकर सबकी चेतना को एक धड़कन प्रदान की और उसको क्रांति की शक्ति बना दिया, क्योंकि बापू एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, बहुत दूर तक की देखने वाले, और इसी में उनकी सफलता थी।
मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी जिसके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। यानी अगर हम नहीं चाहते कि ये सारे अन्याय अत्याचार की पुनरावृत्ति दोबारा फिर से आए संसार में ये और सारे संघर्ष उत्पन्न हो, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना यानी जो हमारी संस्कृति है उसको ही आधार बनाना चाहिए। और किसका आधार? अर्थ का, आर्थिक व्यवस्था का आधार। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रधान हो। वैयक्तिक माने व्यक्ति विशेष, कि हम खुद की निजी कोई लाभ या भोग की भावना न रखें, बल्कि हम अपने त्याग की, वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना हम में होनी चाहिए। तभी हम सारे पूरे देश का कल्याण कर सकते हैं। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए, यानी त्याग की भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वत्व यानी अपने ही मतलब पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। यानी हम जितनी भी उन्नति करते हैं, अगर उसका कोई मापदंड है तो मापदंड यही हो, स्वार्थ का त्याग, स्वत्व का त्याग यानी स्वत्व यानी अपने अस्तित्व का त्याग, और कर्तव्य और सेवा निष्ठा, इन सब चीजों पर हमारी व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा है वो तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों ना हो। अब कोई क्रिया है, अगर हम कोई कार्य कर रहे तो उसके पीछे एक भावना क्या है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, हम अगर किसी चोर को दंड देते हैं, किसी अपराधी को दंड देते हैं, तो उसमें जो हिंसा का भाव है वो व्यक्तिगत वो हिंसा नहीं है, वो एक दूसरा तत्व हो गया। लेकिन अगर हम किसी निर्दोष व्यक्ति को मारते हैं तो या दंड देते हैं तो वो हिंसा हो गई। यानी क्रिया एक ही है तो उसके पीछे जो भाव है वह जरूरी होता है। तो जो भाव है, भाव किसी क्रिया के पीछे जो भावना नहीं होती है उसका ही मेन परिणाम होता है। एक छोटे से उदाहरण से बात स्पष्ट की जा सकती है। अब लेखक यहाँ उदाहरण देता है कि एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य यह है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके, और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन माने कमाई करता है, उसका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुखों के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए, माने कमाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए धन, और वो उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में यानी प्रथम स्थिति में, और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है। अब लेखक की बात समझे जरा। मान लो एक परिवार है, उस परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं। पहली स्थिति यह है कि अगर सारे सदस्य एक दूसरे को सुख देने के लिए धन कमाएं तो निश्चय ही वे बहुत सारा धन कमाएंगे और उससे पूरा परिवार सुखी रहेगा, और उसमें संघर्ष की कोई भावना नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सभी एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं, सब में त्याग की भावना है और स्वार्थ का अभाव है, स्वार्थ नहीं है उनमें। लेकिन दूसरी स्थिति में यह है कि प्रत्येक व्यक्ति धन उपार्जन तो करे यानी धन तो कमाए, लेकिन उसके पीछे उसकी भावना यह रहे कि वो अपने ही आप को सुखी रखना चाहे। ऐसी स्थिति में उतना ही धन कमाया जा सकेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में संघर्ष बढ़ जाएगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना देखे, सब में स्वार्थ की भावना आ जाएगी। तो दूसरे अर्थ में लेखक यह कहना चाह रहा है कि जो स्वार्थ की भावना है वो संघर्ष को उत्पन्न करती है।
और त्याग की भावना सुख को उत्पन्न करती है। अब क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है दूसरी स्थिति में, इसलिए संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। वहाँ हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। यानी जो पहली स्थिति त्याग की भावना, अगर पूरे विश्व का संघर्ष मिटाना है तो हमें यही त्याग की भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। सर्वमान्य माने सब लोग इसी को माने। तब तक ऐसा नहीं हो, जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश के बीच का हो, वर्तमान ही रहेगा, यानी मौजूद रहेगा हमेशा। तब तक त्याग की भावना नहीं रहेगी। हमेशा व्यक्ति के बीच का भी संघर्ष बना रहेगा, हर प्रकार का संघर्ष बना ही रहेगा। अब आगे देखते हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। यानी विज्ञान ने बहुत सारी उन्नति कर ली है और मनुष्य बहुत ज़्यादा अद्भुत और अतुल शक्ति का स्वामी बन गया है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष, यानी जो विज्ञान ने जो भी हमें चीज़ें दे रखी हैं, जो भी हमने विज्ञान से लाभ उठाया है, उससे मनुष्य को बहुत सारी शक्तियाँ मिल गई हैं। और उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने के लिए में होता ही रहेगा। यानी एक व्यक्ति और या समूह का कल्याण और दूसरे को गिराना। विज्ञान में जो भी खोजें हुई वे इसीलिए हुई हैं। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखे। वासना माने इच्छा, जो भोग की इच्छा है वो हमारी दबी रहे और त्याग भावना प्रोत्साहित हो जाए, ऐसा कुछ हमें साधन जुटाना होगा। भले ही विज्ञान में इतनी सारी उन्नति हो रही, प्रगति हो रही, मनुष्य के हाथ में शक्ति आ रही, लेकिन वो शक्ति हम दूसरों को नष्ट करने के लिए ना प्रयोग करें, बल्कि अपने उत्थान के लिए प्रयोग करें, उन्नति के लिए प्रयोग करें। नैतिक अंकुश के बिना मानव शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। अब यहाँ थोड़ा समझें नैतिक अंकुश, कि अगर हमें नैतिक मूल्यों की जानकारी नहीं है, हमें अहिंसा, त्याग और सेवा की भावना नहीं है, जो एक नैतिक मूल्य है, तो निश्चय ही जो विज्ञान ने हमें शक्ति प्रदान की है, ये हमारे लिए हितकर नहीं होगी, बल्कि विनाशकारी होगी। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। यह जो चेतना या भावना, यानी जो संस्कृति है, यानी अहिंसा, सेवा और त्याग, यही जो चेतना मिलाकर जो चेतना है, वही हमें ये चीज़ दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है, परिमित माने सीमित कर सकती है, और उसके उपयोग को नियंत्रित कर सकती है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को भी चखाया जाए। अब वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय माने होता है मिलाना, कि प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी एक विचारणीय। अब मिलाने का जो प्रश्न है, इसके अलावा भी एक बात यह है कि भारत की जो प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियाँ हैं, यानी अलग अलग प्रदेश हैं, उनकी सबकी अलग अलग कृतियाँ और रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं हैं, उन सब का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों को भी मिले, उसके लिए अब लेखक उसकी बात कर रहा है। तो आगे देखें, मैं समझता हूँ इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। लेखक कहता है इस संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं, विचारणीय माने विचार करने योग्य। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि, अब हमारा देश एक संघ राष्ट्र है, तो हमारे देश की लिपि है देवनागरी लिपि, तो में भी छपवाने का आयोजन करें। यानी अगर हमें प्रत्येक राज्य की संस्कृति के बारे में जानना है, उसके रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में और बहुत कुछ जानना है, तो ये ज़रूरी है कि जो अलग अलग प्रादेशिक भाषाएं हैं, जो हर एक भाषा की जो संघ लिपि है देवनागरी लिपि, उसमें छपवाने का उस प्रदेश की भाषा से संबंधित जो भी कृतियाँ उनको देवनागरी लिपि में ही छपवाने का आयोजन यानी प्रयास किया जाए। और मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी
छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में आसानी से ले सकेंगे। यानी लेखक बात कर रहा है कि जो ये भारत में विविधता है, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग भाषाएं, निश्चय ही अलग अलग प्रदेशों में, सब प्रदेशों में अपनी अपनी कृतियां होंगी, साहित्यिक रचनाएं होंगी। उन सब रचनाओं का स्वाद उत्तर भारत में भी लोग ले सकें, यानी उनको पढ़ सकें, उनको समझ सकें, वहाँ के बारे में जान सकें। तो उसके लिए आवश्यक है कि देवनागरी लिपि में भी वे रचनाएं छपें, जिससे आसानी से लोग समझ सकें। क्योंकि इन सब भाषाओं में उतना साम्य है, माने एक समानता है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। स्वल्प यानी बहुत कम परिश्रम से समझ सकता है व्यक्ति दूसरी भाषा की कृतियों को अपनी भाषा में। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। अब पहली बात तो ये हो गई कि देवनागरी लिपि में उन रचनाओं को छपवाने का आयोजन हो। दूसरी बात यह कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यानी फिर वो संस्था ये काम करे कि जो ये सब भाषाएं हैं उनका अनुवाद कराए। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। अगर सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला, यानी समस्त भाषाओं का एक प्रतिनिधित्व हो, कोई इसकी लीडरशिप करे, प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो, यानी ऐसी कोई संस्था बन जाए जो सभी भाषाओं से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कर सके, तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी, यानी सरलता होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा। इससे जो साहित्यिक लोग हैं, रचनाकार, उनको प्रोत्साहन मिल सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। और जिससे अच्छा साहित्य का निर्धारण भी हो सकेगा, यानी कौन सा अच्छा साहित्य, उसका स्तर भी जाना जा सके, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, और सृजन, उसकी नई रचना भी हो सकेगी। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है, इसको समझें जरा। लेखक ने इसमें बहुत बड़ी बात कही कि जो साहित्य है वो संस्कृति का व्यक्त रूप है। अगर हम किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो हम कैसे जान सकते? वहाँ उस देश का साहित्य पढ़ के। और जो साहित्य होता है वो अपनी संस्कृति की ही बातें अपने आप में लिखे होता है। तो अगर किसी देश की संस्कृति को समझना है तो उसके साहित्य को समझना जरूरी है। इसलिए जो साहित्य है वो किसी देश की संस्कृति का व्यक्त रूप है, यानी सामने दिखने वाला। उसके दूसरे रूप अब कौन कौन से हैं संस्कृति के? एक तो हो गया साहित्य जो व्यक्त रूप है, दूसरे रूप कौन कौन से संस्कृति के? वो है गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला। वास्तुकला बोलते हैं भवन निर्माण संबंधी कला को वास्तुकला, और मूर्ति कला इत्यादि में देखे जाते हैं। ये भी संस्कृति के ही रूप है। पहला तो हो गया साहित्य, फिर अन्य जो रूप है वे गान यानी गायन, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। अब भारत में इन्हीं सब कलाओं का प्रयोग करके हमें भारत की संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है। यानी भारत ने अपने आप को इन्हीं माध्यम से व्यक्त किया। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। अब हमें इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है। अभी जो प्रतिज्ञा है वो क्या है? जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी, उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि उसने कहा है कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य, सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। यानी लेखक कहता है कि अगर पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है तो पूरे भूमंडल में मानव जीवन का जो आधार हो वो अहिंसा, सेवा और सत्य हो, और यही प्रेरक शक्ति तभी बन सकता है।
इस तरीके से जो ये अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।